हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? थोड़ी कुछ इंटरप्शन की वजह से कुछ क्लासें बीच में बंद थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब फिर से उसी सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। देखें, जो पिछली कुछ कक्षाओं में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिनमें हमने इंट्रोगेटिव वाले पोर्शन को कवर करना है। इससे पहले हमने निगेटिव वाले को और इंट्रोगेटिव जो पढ़ना है अभी, उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वो दोनों को कवर कर लिया गया था। तो अब इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो वर्तमान अनिश्चित काल प्रश्नवाचक वाक्य, तो लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि ये होता क्या है और इसमें क्या नियम होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, सभी चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्न इसमें क्या बनकर निकल कर आएगा, प्रश्न बनकर आएंगे कि इसको कैसे क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं इसकी पहचान है इस टाइप के वाक्यों की क्या होती है, वो देखें ध्यान से। आइडेंटिटी जो होता है इसकी क्या होती है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। देखें ध्यान से, लिखेंगे ता है, ती है, ते है, ता हूं, इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी ये पहचान है। और इनके देखिए जी, यहाँ प्रश्नवाचक है, तो ये जो शब्द खत्म होंगे तो इनके अंत में एक चिन्ह की जरूरत पड़ती है, उसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है और इसे ही कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं इसको। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्दों का आना। और इसमें और एक पहचान है कि इनके वाक्य के शुरुआत में कब, क्यों, कहां, कैसे, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। ठीक है ना, इसके शुरुआत में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद, मतलब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करते हैं, उस चीज को देखते हैं। उसके लिए एक नियम बना हुआ है, रूल। उस रूल को फॉलो किया जाए तो ये ठीक है। तो देखिए यहां ध्यान से दो रूल निकल कर आते हैं। एक सिंगुलर के लिए, जो सिंगुलर के लिए होता है तो डज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल के लिए होता है तो डू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के लिए, एक वचन कर्ता के लिए फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक वचन कर्ता के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम डज का प्रयोग करते हैं। डज का क्या प्रयोग किया जाता है, डज का। उसके बाद हम कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया, वर्ब, जो वर्ब होता है उसको लिखते हैं, और कौन से रूप में, फर्स्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। और
बाकी जो बच के निकल आते हैं उनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। डज प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो लीड करता है उस वाक्य को, जैसे नाउन की बात कर लें या प्रोनाउन रहेंगे इनके जगह पे। ठीक है। कर्ता, फिर वर्ब क्रिया जो होते हैं, जैसे किसी भी क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना सोना, इस तरह खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, बैठने के लिए सिट का, तो वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना। ये क्या था, रूल नंबर 1, किसके लिए, एक वचन कर्ता के लिए। ठीक है ना। अब यहीं पे देखते हैं रूल नंबर 2, इसके एक एक उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा, उदाहरण से ही समझा जा सकता है, प्रैक्टिस करें। आप इस टाइप के सेंटेंसेस को आप पढ़ते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आप स्वयं से मान लें कि हमें प्रतिदिन 10 होमवर्क करना है, कम से कम प्रतिदिन 10 होमवर्क करते हैं तो 4 से 5 क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है। इसी प्रकार देखें बहुवचन कर्ता के लिए, बहुवचन कर्ता के लिए, बहुवचन कर्ता के लिए फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के लिए हम यहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद क्रिया लिखी जाती है, वर्ब कौन सा फॉर्म इसमें भी रहता है, वही फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और अंत में लिख लिया जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और ध्यान से सुनेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, उसके बाद में क्या रहेगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। ठीक है। और यदि कर्ता एक वचन है तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वो उसके जगह पे डू या डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन रहेगा तो डज का प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते समय हमें बहुत ही बारीकी तरह से ध्यान रखना होगा कि कहाँ एक वचन कर्ता आ रहा है और कहाँ बहुवचन कर्ता आ रहा है। ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप दिए गए उदाहरण को समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1। छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या वह रोती है? क्या वह रोती है? तो देखिए एक चीज और ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि किसी भी वाक्य के शुरुआत में, स्टार्टिंग में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि आते हैं, तो मान लीजिए इस वाले प्रश्न में क्या शब्द आया है तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है। तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करके इसी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करेंगे। यदि यह एक वचन हो तो, यदि यह बहुवचन हो तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक वचन है तो हमने क्या प्रयोग कर लिया, डज का। लड़की है वह रोती है तो लड़की है तो क्या लिखेंगे, सी
डज सी, रोना का क्या हो जाएगा, वीप, डज सी वीप, और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाते हैं तो आपका वाक्य जो बनाया गया है अंग्रेजी में वह गलत माना जाएगा। ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। आगे देखें एक और छोटा सा उदाहरण, क्या मोनू खाता है, क्या मोनू खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पर भी देखें ध्यान से, इस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाए, इसे बार बार बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें मोनू क्या है, एक आदमी है, एक बच्चा है, एक लड़का है। तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। देखिए नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट डज का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये इधर का है पोर्शन। तो डज, इसके बाद मोनू। तो देखिए मोनू जो है करता है, तो मोनू के लिए हम कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे इसमें। डज मोनू इट, और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्या तुम हंसते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम हंसते हो। तो देखिए ध्यान से, तुम ये बहुवचन कर्ता के लिए अगर आता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाते समय अंग्रेजी में पहले डू लिखेंगे। क्या प्रयोग में लाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, देखें डू का प्रयोग करेंगे। डू यहां पे लिखा जाएगा यू, डू यू। हंसने के लिए क्या होता है, क्रिया हंसना है तो लाफ, LAUGH, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना, और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। एक और छोटा सा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। क्या वे नहाते हैं, क्या वे नहाते हैं। तो देखिए वे, जो वे है, क्या वे नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी सिंगुलर एक आदमी का बोध हो रहा है। यहां पर क्या बोध नजर आ रहा है, प्लूरल का, बहुवचन कर्ता का बोध हो रहा है। तो प्लूरल के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, तो डू लिख लिया जाएगा। वे होता है दे मीन्स वे, डू दे। नहाने का क्या होता है, बाथ, BATHE, बाथ लगा लेंगे, और अंत में क्या लगा लिया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि कैसे इसको करना है। तो एक बार रूल को समझ लेते हैं कि एक वचन कर्ता के लिए डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के लिए डू का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंसेस को आप देख लीजिए, 1 बाय 1 करके समझेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो एक बार आप संपर्क करें। ये आज की क्लास में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल जिस पे वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ऑफलाइन कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी अगले क्लास में इससे रिलेटेड आपके बहुत से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बढ़िया उदाहरण के साथ, अच्छे उदाहरण के साथ। तब तक आप इसे पढ़िए। जय हिंद।